स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आज हम जीके पढ़ेंगे। जीके में हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। अब तक हमने यूनिट 1, 2, 3 पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा एनिमल एंड एनवायरनमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवर इंडिया। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इंडिया में कौन फेमस पर्सनालिटी हैं, मॉन्यूमेंट्स कैसे हैं और लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं और हाउ इंडिया इज़ गवर्न टू मॉन्यूमेंट बिल्डिंग और पिलग्रिमेज प्लेसेस, पेंटिंग ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, ये सारे चैप्टर्स होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट 4 डिस्कवर इंडिया, चैप्टर नंबर 29 फेमस इंडियंस। तो इस बुक में बुक सब अपनी खोल लीजिए, ओपन योर बुक्स एंड रीड विथ मी। नेम दिस फेमस इंडियंस। यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है और उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं आपको बॉक्स में। तो जो लिखा है उसके बारे में पढ़ने के बाद आपको खुद को हम सब मिलकर, अभी तो आप उतनी दूर हैं तो आप शेयर नहीं कर सकते मेरे से, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे कि हम उनके बारे में पढ़ेंगे और गैस करेंगे कि इनमें से जो बॉक्स में दिए हैं वो कौन सा फेमस पर्सन हो सकता है। तो जो बॉक्स में नाम दिए हैं वो पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, वीर सावरकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लाला हरदयाल, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कबीर दास, स्वामी विवेकानंद एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो नंबर 1, डैश वॉज अ ट्रू सन ऑफ इंडिया। ही वॉज ए meritorious writer and intelligent scholar. He was an Indian nationalist leader and was the General Secretary of Hindustani Association, which was later known as Gadar Party. तो जो नंबर 1 में आपको दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि ये भारत के सच्चे सपूत थे और ये बहुत अच्छे एक लेखक और बहुत बड़े शिक्षाविद थे और ये एक भारत के जाने माने लीडर भी थे और बाद में ये हिंदुस्तानी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी थे। और जो इनकी पार्टी थी वो किस नाम से जानी गई थी? गदर पार्टी के नाम से। तो अब हम गैस करते हैं कि ये कौन से लीडर हो सकते हैं। तो ये लीडर हैं लाला हरदयाल। सब अपने बुक में नोट करेंगे, लाला हरदयाल। सेकंड है, जैसा आप इनको देख के आप रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे कि ये कौन है, जो फोटो में दिख रहे हैं हमको, स्वामी विवेकानंद। तो इनके बारे में क्या लिखा गया है? स्वामी विवेकानंद वॉज बोर्न इन एन एफिलियंट फैमिली। ही वॉज ए डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन और बेल्लूर। तो जो स्वामी विवेकानंद वॉज बोर्न इन एफिलियंट फैमिली, ये बहुत प्रसिद्ध फैमिली में हुए थे और ये जो थे किसके भक्त थे? रामकृष्ण मिशन परमहंस के शिष्य थे। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन एट वेल्लोर। वेल्लोर में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही किया था, स्वामी विवेकानंद। तो सेकंड में आप लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। थर्ड है, डैश वॉज बॉर्न इन 18 मई 1883 इन नासिक। इनका जन्म नासिक में 18 मई 1883 को हुआ था। दिस इंडियन रिवोल्यूशनरी लीडर फाउंडेड मैत्र मंडल एम्ड एट अचीविंग फ्रीडम बाय आर्म्ड रिबेलियन। ही फाउंडेड द अभिनव भारत। तो इनके बारे में जो बोला गया है, ये इंडियन रिवोल्यूशनरी लीडर फाउंडेड मैत्र मंडल एम्ड। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? मैत्र मंडल की थी। और ये भी भारत के जाने माने लीडर थे जिन्होंने विद्रोह किया था आज़ादी पाने के लिए। तो ही फाउंडेड द अभिनव भारत। इन्होंने किस चीज़ की फाउंडेशन किया था? अभिनव भारत। तो ये इनका नाम है वीर सावरकर। इनके नाम से कई रोड, चौक, चौराहे बनाए गए हैं। डैश वॉज बॉर्न बेंगाली पेरेंट्स ऑन 13 February 1879. She was an Indian poetess of English language, known as Nightingale of India. She was the first Indian woman president of Indian National Congress.
तो ये 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ था 1879 को बंगाली फैमिली में। और ये जानी मानी इंग्लिश लैंग्वेज की पोएटिस थी। और इनका जो निक नेम था, इनको दूसरे नाम से जाना जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला। और ये पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। तो ये इनका नाम है सरोजिनी नायडू। तो नंबर 4 में आप लिखेंगे सरोजिनी नायडू। नंबर 5, डैश वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति थे। ही वॉज ए रीनोन्ड फिलोसफर एंड स्कॉलर। और ये बहुत एक दार्शनिक और बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर थे। ही रोड इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एट्सेट्रा। तो इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा। आप इनको देखते ही साथ पहचान गए होंगे, क्योंकि हम ये हर साल अपने स्कूल में 5 सितंबर को इनका एज ए टीचर्स डे बर्थडे मनाते हैं। तो ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद है, आप फोटो देखते साथ पहचान गए होंगे, डैश वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। ये झांसी की रानी थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ ए गंगाधर राव। शी टुक पार्ट इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857. शी बिकेम ए मैचलेस ब्रेव एंड इमॉर्टल वॉरियर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें आप लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी थी। और ये किसकी पत्नी थी? गंगाधर राव की थी, जिन्होंने भारत के 1857 को जब आंदोलन हुआ था आज़ाद करने के लिए, तो उसमें मैचलेस ब्रेव, मतलब इनके जैसी कोई योद्धा नहीं हो पाया और पूरे भारत के इतिहास में। तो ये कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। डैश वॉज एन इंडियन सेंट एंड पोएट ऑफ निर्गुण भक्ति मूवमेंट। निर्गुण भक्ति मूवमेंट मतलब भक्ति की कविताएं लिखते थे। ये संत थे और एक बहुत बड़े कवि थे। ही वॉज ए डिसिपल ऑफ रामानंद। ये किसके शिष्य थे? रामानंद के। ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ द एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। जो ये थे, ये हर धर्म और जाति में क्या करते थे? समानता मानते थे। हर धर्म और जाति को मानने वाले थे। इनका नाम है कबीर दास। तो आप 7 नंबर में लिखेंगे कबीर दास। नंबर 8 में फोटो देखते साथ आप पहचान होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये हमारे आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889 इन इलाहाबाद। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ही वॉज popularly known as Chacha Nehru on 27 May 1964. This great patriot and maker of modern Indian passed away. तो इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को। और ये मतलब आधुनिक भारत को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और बच्चे इन्हें क्या कहते थे? चाचा नेहरू। नंबर 9, डैश वॉज बॉर्न इन 9 मार्च 1866 इन रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इन ए ब्राह्मण फैमिली। इनका जन्म 9 मार्च 1866 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ही वॉज एन इंडियन स्टेट्समैन एंड पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के गुरु थे। और ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। Dash was an Irish lady who came to India and took part in our freedom movement. ये आयरिश लेडी थी जिन्होंने भारत आकर भारत को आज़ाद दिलाने में इनका बहुत बड़ा पार्ट था। She was one of the founders of the Theosophical Society. तो इनका नाम है मिसेस एनी बेसेंट। तो नंबर 10 में आप लिखेंगे एनी बेसेंट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन was the second president of India. He was been a recipient of भारत रत्न एंड टेम्पलेट अवार्ड। तो इनको भारत रत्न मिला था और ये हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे। अब जो सेकंड चैप्टर है यूनिट 4 का, जो 30th चैप्टर है, वो है स्टेट के बारे में। और बहुत अच्छा स्टेट है पूरे, मतलब हमारे इंडिया में
सबसे खूबसूरत स्टेट कहा जा सकता है इसको, हेवन ऑफ द अर्थ, यदि धरती में स्वर्ग है तो किसे कहा गया है? जम्मू एंड कश्मीर को। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर वैली, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश का सबसे खूबसूरत रीजन है, क्षेत्र है। अमंग द कश्मीर ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन वेयर डल लेक हाउस बोट्स, और ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली चीज़ क्या है यहाँ पर? डल लेक और हाउस बोट। ड्यूरिंग द Raj period, Kashmir's ruler would not permit the British to own land here, so they adopted the solution of building houseboat. तो जब यहाँ पर डल लेक और हाउस बोट सबसे मतलब कहना चाहिए आकर्षण का केंद्र होती है, और जब राजा का जमाना था, जिस समय भारत में राजा हुआ करते थे, और आपको बता दें हम कि कश्मीर में जो राजा थे वो हरी थे, राजा हरी। तो उनका जब शासन था तो ये रूल बनाया गया था कि कोई भी अंग्रेज वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो उन लोगों ने एक उपाय निकाला, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर हाउस बोट बना लिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो कभी कश्मीर जाने का मौका लगे तो आप श्रीनगर और हाउस बोट में स्टे करके आप डल लेक में उसका एंजॉय कर सकते हैं। और हमें एक बार बहुत अच्छा मौका मिला जब हम कश्मीर घूमे, और वहाँ पर 3 दिन हमने भी डल लेक पे और हाउस बोट पे बिताए। तो हाउस बोट ऐसा होता है कि आपका एक घर होता है और वो नाव रहती है, वहाँ पर पूरा आपका घर रहेगा नाव के अंदर, और वहाँ आप बोट से ही मूवेबल रहती है, चलती रहती है बोट, मतलब एक जगह खड़ी रहती है लेकिन हिलती डुलती है, और वहाँ पर आप बेचने वाले आप बोट से ही आते हैं। तो एक बहुत बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो यदि कश्मीर गए तो वहाँ पर हाउस बोट और डल लेक का ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। अब सेकंड है जम्मू। इट इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी। तो कश्मीर के बारे में एक चीज़ है कि जम्मू और श्रीनगर दोनों इसकी कैपिटल हैं। तो जब ठंड का समय होता है तो जम्मू कैपिटल हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है, और ये दूसरा बड़ा शहर है। जम्मू एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 टाउन्स। मेन देखा जाए तो जम्मू जो है 2 शहर हैं। द ओल्ड टाउन सिट्स ऑन ए हिल टॉप ओवरलुकिंग द रिवर। तो जो पुराना जम्मू है वो पहाड़ों के ऊपर है, और सेवरल किलोमीटर्स अक्रॉस द रिवर इज़ न्यू टाउन ऑफ जम्मू तवी। और नदी के उस पार कई किलोमीटर दूर जो दूसरा है वो जम्मू तवी कहलाता है। श्रीनगर, थर्ड जो फेमस चीज़ है वो श्रीनगर। इट इज़ द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट स्टैंड्स ऑन डल लेक एंड द पिक्चर्स क्यू झेलम रिवर। और समर में जो होता है, जब बहुत गर्मी मतलब गर्मी तो वहाँ के प्लीजेंट वेदर रहता है, ठंड में एक्सट्रीम रहता है, तो क्या होता है, जम्मू जो है वहाँ थोड़ा सा ठंड कम रहती है तो वो कैपिटल हो जाता है, और गर्मी में जब प्लीजेंट वेदर रहता है तो श्रीनगर कैपिटल हो जाती है। और यहाँ का जो झेलम रिवर है और वहाँ पर डल लेक है जो देखने लायक है। द ओल्ड सिटी इज़ इन द विसिनिटी ऑफ हरी पर्वत हिल। इट इंक्लूड्स द labyrinth of valleys, ways, mosques and houses that form up the commercial heart of the city. The more modern part of the city is further up the झेलम रिवर। तो यहाँ पर झेलम रिवर में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हाउस बोट है, और ये हार्ट ऑफ द कश्मीर है, मतलब श्रीनगर जो है कश्मीर का काफ़ी खूबसूरत शहर है। और यहाँ का जो है ओल्ड सिटी है जो विजिनिटी, उसको हरी प्रभात हिल में है। फोर्थ है जो पहलगाम। इट इज़ अबाउट 95 किलोमीटर ईस्ट ऑफ श्रीनगर। ये श्रीनगर के ईस्ट में 95 किलोमीटर दूर है पहलगाम। ईच ईयर इन जुलाई अगस्त द श्री अमरनाथ यात्रा अट्रैक्ट्स लैक्स ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज हु अप्रोच द अमरनाथ केव फ्रॉम दिस एरिया। तो जो पहलगाम है, जो अमरनाथ यात्रा होती है जुलाई से अगस्त महीने में, और पूर्णिमा में जाके जो ख़त्म होती है रक्षाबंधन के दिन, तो वो अमरनाथ यात्रा जो होती है वो इसी रूट से जाती है। अमरनाथ केव जो जाना रहता है तो पहलगाम होते हुए भी जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम भी पहलगाम गए, और वहाँ हमें जो गाइड लोग थे वो बताए कि जो अमरनाथ है की यात्रा यहीं से शुरू होती है और उस जगह को बोलते हैं चंदनबाड़ी। तो जब आप
पहलगाम के ऊपर टॉप में जाओगे तो आपको वो स्पॉट दिखाई देगा चंदनबाड़ी, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। इसके बाद नेक्स्ट है गुलमर्ग। द नेम गुलमर्ग मीन्स मेडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग का मतलब होता है मेडो, मतलब घास का हरा भरा मैदान जहाँ फूल ही फूल खिले रहते हैं, उसका अर्थ है गुलमर्ग। The large meadow of Gulmarg is about 52 kilometers southwest of Srinagar, also once a popular trekking base. Gulmarg used to be our country prime skating resort. तो स्कीइंग रिजॉर्ट, तो गुलमर्ग जो है वो साउथ वेस्ट 52 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और ये स्कीइंग यहाँ पर की जाती है। हमारे देश का बहुत बड़ा स्पॉट है गुलमर्ग में। स्कीइंग मतलब आप जानते हैं, जैसे फोटो में आपको देख के समझ में आ रहा होगा, बर्फ़ में जो फिसलते हैं एक लकड़ी और इसके स्टिक के सहारे, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो उसको स्कीइंग कहते हैं। इसके बाद आता है लद्दाख। लद्दाख अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स वेयर द कुम्फास नोमैड्स हु ग्रेज देयर यॉक्स ऑन द हाई पॉस्चर। तो लद्दाख जो है पहले के समय में वहाँ पर खाली नोमैड्स रहते थे। नोमैड्स किसको कहते हैं? जिनका कोई घर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये अपनी याक एक प्रकार का जानवर होता है जो सिर्फ ठंडी जगहों में पहाड़ों में रहता है। तो उनको पास मतलब चारागाह में चराने के लिए ले जाते थे। यहाँ पर कोई रहता नहीं था, तो जो नोमैड्स होते थे, कम्फास एक जाति होती थी, वो ही यहाँ पर जाते थे। द फर्स्ट सेटलमेंट्स अलॉन्ग द अपर इंडस वेयर इस्टेब्लिश्ड बाय मॉन्क्स। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो लोग रहने के लिए आए वो मॉन्क्स थे। मॉन्क्स कौन होते हैं? जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले संत लोग होते हैं। जैसे हमारे में साधु संत होते हैं, तो वो बुद्धिस्ट में जो साधु होते हैं उनको हम मॉन्क्स बोलते हैं। तो वो लोग यहाँ पर रहते थे। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज इन देयर वे फ्रॉम इंडिया टू कैलाश इन टाइबेट। तो तिब्बत से कैलाश की तरफ ये यहाँ पर जो रहते थे मॉन्क्स ही रहते थे। द हेड क्वार्टर ऑफ लद्दाख इज़ एट लेह। तो लद्दाख का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो लेह में है। लेह भी वहाँ पर पास में एक सिटी है। जैसे कश्मीर में श्रीनगर है, उसी प्रकार लद्दाख में लेह है, विच इज़ नेस्टेड इन ए साइड वैली जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडस वैली। लेह इज़ डोमिनेटेड बाय द dilapidated 9-story Leh Palace, home of Ladakhi royal family before it was exiled to stock in the 1830s। तो इसके पहले जो रॉयल फैमिली, वहाँ के जो राजा महाराजा रहते थे वो रहते थे, लेकिन 1830 में इनको वहाँ से हटा दिया गया। अबाउट द प्लेस एट द टॉप ऑफ द नामगायल हिल इज़ द विक्ट्री फोर्ट। अदर प्लेसेस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन आर नामग्याल, तोस्मो, गोम्पा, समगोम्पा, शंकर गोम्पा। ये सब क्या है? मोनेस्ट्रीज़ हैं। मोनेस्ट्रीज़ किसको कहते हैं? जैसे हमारे हिंदुओं में मंदिर होते हैं, सिखों में गुरुद्वारे होते हैं, क्रिश्चियन में चर्च होते हैं, मुस्लिम में मॉस्क होते हैं। तो उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके जो मंदिर होते हैं उनको मोनेस्ट्रीज़ कहा जाता है। तो शांति स्तूपा एंड नुब्रा वैलीज ये लद्दाख में देखने लायक जगह हैं। जांस्कार, इट इज़ कम्पोज ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल माउंटेन लॉक्ड वैली ऑफ द साउथ लद्दाख। ये भी लद्दाख में है और ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। द वैलीज आर बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द जंकास रेंज एंड टू द साउथ बाय द मेन हिमालय। जांस्कार एसेंशियली comprise the Stoat Valley of the east, which consists of Pandam, the administrative center of the region. Pandam is also the starting point of a number of daunting treks. The popular treks start from Pandam over Shingo, La to Darchan and Manali and over Singh, La to Lamir and Leh. तो ये जो जगह है ये अब ट्रैकिंग के लिए मानी जाती है। ट्रैकिंग का मतलब आप जानते ही होंगे, पहाड़ों में जो चढ़ते हैं उसे हम ट्रैकिंग कहते हैं। तो ये हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं और पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताते भी गया, आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप सुन के कर लेंगे। और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, उस ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें हम आपको दे देंगे। तब तक के आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।